सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए पुनः एलटी हिंदी अभ्यास प्रश्न लेके आया हूँ। आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इस स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन अ खस, ब बाचड़, स मगधी और द सौर सैनी। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है सौर सैनी। तो हिंदी की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर दो सौर सैनी से मानी जाती है। तो इससे पहले जो तीन ऑप्शन हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर अ है खस। खस का जो विकसित रूप है, खस यानी खस अपभ्रंश माने पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। इससे पहाड़ी भाषा का विकास हुआ जिसमें कुमाऊनी है, गढ़वाली है, नेपाली है, इस प्रकार की भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। और जो ऑप्शन है बाचड़, बाचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। किसका? सिंधी भाषा का विकास हुआ। और जो सौ ऑप्शन है मगधी, मगधी से मगधी अपभ्रंश से किस किस भाषा का? असमिया है, बंगला है, उड़िया है और बिहारी है, इस प्रकार की भाषा का विकास हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दो सौर सैनी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर दो। तो स्क्रीन पर प्रश्न नंबर दो है, ऋग्वेद में किस भाषा का उपयोग हुआ? अ प्राकृत, ब पाली, स अपभ्रंश, द वैदिक संस्कृत। तो ऋग्वेद में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर दो वैदिक संस्कृत का उपयोग हुआ। अर्थात वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद भाषा का उपयोग वैदिक संस्कृत में हुआ। अब हम इन तीन ऑप्शनों के बारे में भी जानते हैं, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वह तीन काल खंडों के आधार पर हुआ। कितने काल खंडों के आधार पर? तीन काल खंडों के आधार पर हुआ था। जो पहला कालखंड था उसे कहा जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय था 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और जो दूसरा कालखंड था वह था मध्य भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। और जो तीसरा कालखंड है वह था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो मैंने कहा अब हम इन तीनों ऑप्शनों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर दो का जो सही उत्तर है वो वैदिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वैदिक संस्कृत में क्या हुआ? जो पहला कालखंड था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, तो उसमें वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। तो उस समय क्या होता था, दो प्रकार की भाषाएं थी, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। अब जिसमें कि देखो, जो लौकिक संस्कृति थी, लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत लिखे गए लौकिक संस्कृत में, और वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। अब जो दूसरा कालखंड है वह है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राकृत भाषा का, पाली भाषा का, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले पाली भाषा का विकास हुआ, तो जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो पाली भाषा में क्या क्या होता है, तो इसमें बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथ लिखे गए और इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। किस भाषा को? पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। और त्रिपिटक इसी में लिखे गए। त्रिपिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक इसी भाषा में लिखे गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध साहित्य पूरा पाली भाषा में लिखा गया है। अब जो दूसरी भाषा है मध्य भारतीय आर्य भाषा की, प्राकृत भाषा, जिसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो इसमें क्या होता है, यह बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों ने इसे प्रचलित नहीं किया। बोलचाल की भाषा थी, आपस में हम वार्तालाप करते थे, लेकिन पंडितों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो जो संस्कृत के जो अधम पात्र होते थे वह इसी बोली का प्रयोग करते थे, इसी बोली का प्रयोग अर्थात प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। और जैन साहित्य भी इसी प्राकृत भाषा में लिखा गया।
जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। अब अगला है अभ्रंश भाषा। अब अभ्रंश भाषा के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो अभ्रंश भाषा में क्या होता है? अभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप, जो इसका शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। अब जिसका प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास किया जाता है। कब किया जाता है? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास किया जाता है। तो हमने आज इन चारों ऑप्शनों के बारे में जाना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी भाषा का प्रारंभ अर्थात हिंदी भाषा की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई? ऑप्शन है अ 1500 ईस्वी, ब 1800 ईस्वी, 100 1000 ईस्वी और 2 500 ईस्वी। तो जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 100 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ अर्थात हिंदी भाषा की शुरुआत हुई थी। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अभी मैंने इसका उत्तर बताया था आपको, तो इसका समय हमें बताना है। ऑप्शन अ है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ब है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, स है 500 ईस्वी से 1 ईस्वी पूर्व और 2 है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो इसका जो सही जो उत्तर है वह है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर अ इसका सही है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अभ्रंश भाषा का समय है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं और उसकी बोलियां हैं? ऑप्शन है हमारे पास अ 2 भाषाएं 8 बोलियां, ब 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, 100 एक उपभाषा 5 बोलियां और 2 कोई नहीं। तो अब हमने इन चारों ऑप्शन में हमें सही उत्तर ढूंढना है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ 2 उपभाषाएं 8 बोलियां हैं। 2 उपभाषाएं 8 उपबोलियां। थोड़ा इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर अ है। इसमें बताया गया है 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं, ये सही ऑप्शन है। तो कहा क्या जाता है, देखो वैज्ञानिक दृष्टि से वैसे देखा जाए तो हिंदी की जो बोलियां हैं वह हिंदी की बोलियां 18 हैं और उपभाषाएं 5 हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से दो उपभाषाएं हैं। अब 2 उपभाषाएं क्या क्या हैं? एक पहली जो उपभाषा है वह है पश्चिमी हिंदी। पहली जो उपभाषा क्या है वह है पश्चिमी हिंदी। और जो दूसरी उपभाषा है वह पूर्वी हिंदी है। दूसरी उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी। तो जो पश्चिमी हिंदी है इसकी जो बोलियां हैं वो बोलियां कौन कौन सी हैं? उसकी पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी कहते हैं, दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी है बुंदेली और चौथी है हरियाणवी जिसे हम बांगरू कहते हैं और पांचवी है कन्नौजी। ये हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां। और जो दूसरी उपभाषा मैंने बताई पूर्वी हिंदी, जो उस समय जो प्रचलित थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनको मिलाकर के 8 हमारे पास क्या हैं वैज्ञानिक दृष्टि से बोलियां हैं और 2 उपभाषाएं हैं। तो अर्थात इसका जो सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर अ। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? प्रश्न दोबारा पढ़ेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं अ ब्रजभाषा, ब राजस्थानी, 100 हिंदी और 2 अभ्रंश। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, अर्थात ब्रज भाषा में गद्य रचना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानक हिंदी का
मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ऑप्शन ओ उर्दू, ब ब्रजभाषा और स खड़ी बोली, द हिंदुस्तानी। तो उस समय जो मूल आधार थी मानक हिंदी की, तो वह थी खड़ी बोली, अर्थात ऑप्शन नंबर 100 खड़ी बोली इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत बोलियों की संख्या हमें बतानी है, वह कितनी है? इसका उत्तर भी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। ऑप्शन नंबर ओ 5, ऑप्शन नंबर बो 10, ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 2 15। तो हिंदी के अंतर्गत जो कुल जो बोलियां हैं वह हैं 18, ऑप्शन नंबर 100। अगर यदि वैज्ञानिक दृष्टि से यदि पूछता है, अगर पेपर में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जाता है, तो फिर हमें 18 नहीं बोलना है, फिर हमें कितनी बोलना है? हमें 8 बोलना है। हमें कितना बोलना है? 8 बोलना है। लेकिन अगर हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियां अगर यदि पूछता है, तो वह है 18। 18 बोलियां हैं और 5 उप भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी। ये 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ऑप्शन दिया है हिंदुस्तानी, औ फिर ब है ब्रज भाषा, स है संस्कृतनिष्ठ और द है उर्दू मिश्रित हिंदी। अब इन 4 ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 संस्कृतनिष्ठ, अर्थात राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत भाषा के पक्षधर थे। किस भाषा के थे? संस्कृत भाषा के पक्षधर थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है स्क्रीन पर, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन ओ चित्रलिपि, ब खरोष्ट लिपि, स ब्राह्मी लिपि और दो गुरुमुखी लिपि। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 ब्राह्मी लिपि। जो लिपि है, लिपि का जो शाब्दिक अर्थ है लिखित ध्वनि संकेत, जिसके माध्यम से हम समझते हैं। तो लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेत अर्थात लिख करके जिस भाषा को हम समझ रहे हैं वह लिपि है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसमें है अ 50, ब 57, 100 60 और 2 52। तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं वह हैं ऑप्शन नंबर 2 52। कितने वर्ण हैं? ऑप्शन नंबर 2 52। अब ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम जानते हैं। क से लेकर के मौ तक, जितने क से लेकर के मौ तक 25 वर्ण हमारे ये हैं। क से लेकर के मौ तक क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 वर्ण हमारे पास हैं। इसके बाद 4 हमारे पास अंत्यस्थ वर्ण हैं, य र ल व। 4 हमारे पास अंत्यस्थ वर्ण हैं और 4 हमारे पास ऊष्म वर्ण हैं, स स ह। 4 हमारे पास ऊष्म वर्ण हैं और 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष त्र ज्ञ और स्र। 4 ये हो गए और 2 द्विगुणी व्यंजन हैं, ड और अण और ढ द्विगुण है। इस प्रकार हमारे पास 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अगर इनको जोड़ा जाए तो 52 वर्ण हमारे पास हैं।
माफ़ कीजिएगा, ये हमारे पास 39 क्या हैं, व्यंजन हैं। कौन कौन से? 25 क से लेकर के मौ तक, 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुणी व्यंजन। इन्हें लगा करके 39 हमारे पास व्यंजन हैं। प्लस हमारे पास 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे पास 11 क्या हैं, स्वर हैं। प्लस इसमें एक अनुस्वार, एक विसर्ग। एक अनुस्वार हो गया, अनुस्वार यानी इस प्रकार से होता है, और विसर्ग इस प्रकार से, जिसे हम अंक और अहो बोलते हैं। अहो विसर्ग हो गया, अंक अनुस्वार हो गया, 2 ये हो गए। इन्हें लगा करके टोटल हमारे पास 52 वर्ण हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है: अ 1940, ब 1950, स 1970, द 1953। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है 1953, ऑप्शन नंबर 2। तो 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 13। ऑप्शन है: अ कौरवी, ब मराठी, स बांगरू और द मेवाती। तो इसमें जो सही हमारा जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर अ कौरवी। कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। यह पश्चिमी हिंदी की क्या है, बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की एक बोली और है, वह है बांगरू। जो ऑप्शन में दिया गया है, बांगरू भी पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। और जो मेवाती है, मेवाती वह राजस्थानी हिंदी की बोली है वह। तो इसमें जो सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ओ कौरवी। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है: अ 351 का, ए 351 का पहला नंबर, और 350 ब, फिर 352 100 और 339 2। अर्थात 351 का भाग 1। इसका जो सही है वह ऑप्शन अ है। 351 का भाग अनुच्छेद 351 का भाग 1 हमारा सही उत्तर है। उस समय संविधान की धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो इसमें क्या कहा गया, देखो, अनुच्छेद 351 के भाग 1 में कहा गया कि संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 के भाग 1 से लेकर 351 तक 351 तक संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी की होगी। ऐसा कहा गया है संविधान के भाग 17 के अनुसार। कहाँ से कहाँ तक? 343 से लेकर के, कितने से लेकर के? 343 के भाग 1 से लेकर के 351 तक। कितने तक? 351 तक कहा गया है। 351 तक कहा गया है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ओ यहाँ पर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ओ 351 का भाग 1 हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरितमानस कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, वह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं: रामचंद्रिका, अ ब महापुराण, स रामायण, द पौंचर्यु। तो इन 4 ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2
हमारा सही है पौम चरिऊ हमारा सही उत्तर है। जो पौम चिरू जो इसका जो सही उत्तर है, तो इसमें जो पौम चिरू है उसे लिखने वाले कौन थे? उसे लिखने वाले स्वयंभू थे। उसे लिखने वाले कौन थे? उसे लिखने वाले स्वयंभू थे, अर्थात पौम चिरू स्वयंभू द्वारा लिखा गया है। अर्थात ये अपभ्रंश के कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद जो ऑप्शन में है ओ रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका को केशवदास ने लिखा है। और महापुराण महापुराण के जो को लिखने वाले कवि हैं वह हैं पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत हैं। और रामायण को वाल्मीकि रामायण को किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। माफ़ कीजिए, मैंने वाल्मीकि बोल दिया, लेकिन तुलसीदास द्वारा रामायण लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 सितंबर, ओ ब है 14 सितंबर, सौ है 30 सितंबर और दो है 14 सितंबर। तो हमारे पास ऑप्शन है, मैंने 2 बार 30 सितंबर लिख दिया है, लेकिन जो हमारा जो सही जो उत्तर है वह कौन सा उत्तर है ये हम इसमें देखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 14 सितंबर। 14 सितंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अब देखो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संविधान द्वारा यह प्रमाणित ये लिखित दस्तावेज लिख दिया कि 14 सितंबर सन 1949 को तो भारत की जो भाषा होगी वह राजभाषा होगी। तो इसलिए 14 सितंबर से ही सन 1949 से तो पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ओ 1950, ब 1960, सौ 1955 और दो 1976। तो जो हमारा जो सही उत्तर है वह है 1955। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही उत्तर है। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। एक आयोग बनाया गया, एक समिति बनाई गई। कब बनाई गई थी? सन 1955 में। वह समिति बनी थी 7 जून 1955 को बनी थी। कब बनी थी वह? 7 जून 1955 को बनी थी। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे बाल गंगाधर खैर। उस समिति की अध्यक्षता की थी। उसमें 20 सदस्य मनोनीत किए गए थे। उस समिति में कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? 20 सदस्य मनोनीत किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार वह समिति बनाई गई थी। किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार वह समिति बनाई गई थी 7 जून सन 1955 को। कब बनाई गई थी वह? 7 जून 1955 को बनाई गई थी। और इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खैर ने की थी, जिन्हें बीजी खैर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है स्वयंभू, अ ब विद्यापति, स हेमचंद्र और दो जो इंदु। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही जो उत्तर है, उत्तर अ स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? उसका निर्माण कब हुआ? राजभाषा अधिनियम का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है अ 1947, ब 1960, स 1990, दो 1976। तो चार हमारे पास ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है 1976, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। तो राजभाषा अधिनियम एक कानून बनाया था, एक एक्ट बनाया था, वह कब बनाया था? 1976 को। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन अ खड़ी बोली, ब कोरवी, स हिंदवी और दो हैदराबादी। तो इन चार ऑप्शनों में जो सही हमारा जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 100 हिंदवी हमारा सही उत्तर है। तो
दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी है। इस भाषा को दक्षिणी हिंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिंदी भाषा की एक संपर्क भाषा है, अर्थात और दक्षिण भारत की भाषा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? दक्षिणी हिंदी पड़ गया। संपर्क की भाषा होने के कारण और दक्षिण भारत की भाषा होने के कारण इसका नाम दक्षिणी हिंदी पड़ गया। तो आज हमने एलटी परीक्षा से संबंधित 20 प्रश्न हल किए। और यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।